हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। क्लियर। तो इसे पीछे के क्लास में ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़े थे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो चलिए, बहुत आराम वाला चैप्टर था, तो कुछ चीज़ को हम उसके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी कर चुके थे। और इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। तो चलिए, उसको एक दो बार अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा और आ भी जाएगा। क्लियर। ज़्यादातर उसमें थ्योरेटिकल पार्ट ही हैं। और उसके बाद फिर आपका बहुत आसान टॉपिक आता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो चलिए, आज हम प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में बात करते हैं आपसे। तो ये भी आपका 100% थ्योरेटिकल पार्ट है। 100% थ्योरेटिकल पार्ट है। उसमें तो एक दो क्वेश्चंस आते भी हैं, इसमें कुछ भी नहीं आते। 100% आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। और प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है कि जैसा देखें यहाँ पर कि हम लोग कि जब आपका लाइट रे चलती है तो इस वायुमंडल में आपका एयर मॉलिक्यूल है, डस्ट पार्टिकल हैं, वाटर ड्रॉपलेट हैं, आइस ड्रॉपलेट हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। वो जब उस पर इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाती है। स्कैटर्ड का मतलब वो सभी दिशा में फैल जाती है। और इसी क्रिया को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो ना यहाँ पर आप देखें, ये कहता है कि व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन एयर मॉलिक्यूल और टीनी डस्ट पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर, इट गेट स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन। दिस फेनोमेनन इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 10th में भी हम लोग पढ़े हुए हैं इसके बारे में। तो ये हो गया आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ना देखिए, ये कहता है कि जब प्रकाश किरण हवा कण या छोटे छोटे धूल कण पर आपतित होती है जो पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद है या मौजूद रहता है, तो वह सभी दिशा में प्रकीर्णित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसी प्रकीर्णन पे, स्कैटरिंग पर आधारित रैलिग नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया, जिसे हम रैलिग लॉ के नाम से जानते हैं। और रैलिग ने हमें कहा कि द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, इंटेंसिटी मतलब कि प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता होता है, कि प्रकाश की तीव्रता उसके वेवलेंथ के 4th पावर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर। तो वही कहता है कि द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ इट्स वेवलेंथ। मतलब प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसके तरंग दैर्घ्य के चौथे पावर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर। बात समझ गए होंगे कि द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ इट्स वेवलेंथ। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसके तरंग दैर्घ्य के चौथे पावर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर। तो ना यहाँ पर देखें, आई को हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बोलते हैं। ये आपका प्रोपोर्शनल है 1/λ टू द पावर 4। और अगर इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है कि जिसे हम रैलिग कांस्टेंट कहते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर देखें कि जिस प्रकाश का वेवलेंथ कम होगा उसका स्कैटरिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा स्कैटर्ड होगा। और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो कम स्कैटर्ड होगा। वही हम इसको नोट में बना के आपके लिए लिख दिए हैं कि शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड मोर एंड लॉन्गर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड लेस। मतलब छोटे तरंग दैर्घ्य का प्रकाश ज़्यादा प्रकीर्णित होता है, और बड़े तरंग दैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है। क्लियर। तो ये थे आपके स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर। तो चलिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम लोग इतना पढ़े
ना हम लोग बात करते हैं इसके एप्लीकेशन पर। तो इसके एप्लीकेशन भी कभी कभी छोटे क्वेश्चंस के रूप में पूछ दिए जाते हैं कि इसके एप्लीकेशन क्या है। तो चलिए सबसे पहला एप्लीकेशन पे हम बात करते हैं। तो बहुत आराम वाला टॉपिक है, बहुत मज़ा है, आराम से पढ़ें, आराम से समझें और आराम से बना के भाषा के रूप में आप लिख दें। क्लियर? बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला कहता है कि ब्लू कलर ऑफ स्काई, या ये भी पूछता है स्काई लुक्स ब्लू, वाई, मतलब आकाश नीला दिखाई देता है क्यों। दूसरा कहता है आकाश का नीला होना, या आकाश नीला दिखाई देता है क्यों। बात समझ गए? तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे सकता है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो ये कहता है कि सबसे पहला लाइन तो हम लिख ही सकते हैं कि ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब कि आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकिरणन के कारण होता है, प्रकाश के प्रकिरणन के कारण होता है। क्लियर? दूसरा आप देखें, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम रेलिंग लॉ। अभी आपने रेलिंग लॉ में पढ़ा कि जिसका वेवलेंथ कम है वो ज़्यादा स्कैटर्ड होगा, वो ज़्यादा स्कैटर्ड होगा। तो वही कहता है कि फ्रॉम रेलिंग लॉ शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट इज स्कैटर्ड मोर। स्कैटर्ड मोर मतलब छोटा तरंग दैर्घ्य का प्रकाश ज़्यादा प्रकिरणित होता है। और ये आप जानते हैं कि द वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर इज लेस देन द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, कि मतलब ब्लू कलर का वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य लाल रंग के तरंग दैर्घ्य से कम होता है, जिसके कारण देन द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज मोर, किसके लिए होगा? ब्लू कलर के लिए। मोर फॉर ब्लू कलर एंड लेस फॉर रेड कलर, हैंस स्काई लुक्स ब्लू, हैंस स्काई लुक्स ब्लू। लेकिन इसमें आप एक चीज़ पूछ सकते हैं कि जैसे ब्लू से भी तो कम वेवलेंथ होता है, ब्लू से भी कम वेवलेंथ होता है। जैसे आप देखें वायलेट, तो ब्लू से भी कम वेवलेंथ है, इसका मतलब कि वायलेट कलर जो है वो और ज़्यादा प्रकिरणित होता है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा प्रकिरणित हो जाता है। थोड़ा ज़्यादा प्रकिरणित होने का मतलब कि वो हमारे आई तक नहीं पहुंच पाता, वो एटमॉस्फेयर में ही रह जाता है। और ब्लू कलर आपके आई के पास पहुंच जाता है, जिसके कारण आपको आकाश नीला दिखाई देता है। क्लियर? तो ये आपका हुआ कि प्रकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकिरणन के कारण होता है। रैलिक के नियमानुसार कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश ज़्यादा प्रकिरणित होता है और नीला रंग का तरंग दैर्घ्य, क्लियर, नीला रंग का तरंग दैर्घ्य लाल रंग के तरंग दैर्घ्य से कम होता है। अतः नीले रंग के प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता लाल रंग की अपेक्षा अधिक होती है और आकाश नीला दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है। क्लियर? तो इतना आप जरूर समझे होंगे, बहुत आराम वाला चीज़ है। तो चलें पहले आप इसको राइट करें, फिर हम नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्लीज़ आप इसे राइट कर लें। ओके, चलिए लिखें इसको। चलिए ओके, तो हो गया होगा आपका लिखा हुआ ना। देखें इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, मतलब बादल का उजला होना या बादल का उजला दिखाई देना। तो आखिर बादल उजला क्यों दिखाई देता है? क्लियर? तो जैसे आप देखें कि आपका जो क्लाउड है, क्लाउड में क्या होता है, बादल में क्या क्या रहता है। जैसे इसमें आपके धूल कण रहते हैं, आइस ड्रॉपलेट रहते हैं, वाटर ड्रॉपलेट रहते हैं, वाटर ड्रॉपलेट रहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके एटमॉस्फेयर में हैं, मतलब बादल में हैं। तो ये कहता है द क्लाउड कॉन्टेन्स लार्ज नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, आइस ड्रॉपलेट एंड वाटर ड्रॉपलेट etc। कहता है कि वाटर ड्रॉपलेट का जो साइज होता है वो आपका लाइट का, प्रकाश का एवरेज वेवलेंथ के आसपास होता है, कि द साइज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट बिकम्स मोर देन द एवरेज वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट का एवरेज वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। कहता है दीज ड्रॉपलेट्स स्कैटर ऑल द वेवलेंथ विथ ऑलमोस्ट इक्वल इंटेंसिटी, जिसके कारण द रिजल्टेंट स्कैटर्ड लाइट इज वाइट, सो ए थिन लेयर ऑफ क्लाउड्स लुक्स वाइट। क्लियर? कहता है कि बादल बहुत से धूल कण, बर्फ की बूंद, पानी की बूंद इत्यादि आदि से बना होता है। पानी की बूंद का आकार देखने योग्य प्रकाश के औसत तरंगदैर्घ्य से ज़्यादा होता है, औसत तरंगदैर्घ्य से
ज़्यादा होता है। यह बूंद सभी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को समान रूप से प्रकीर्णित करता है और इसी कारण बादल उजला दिखाई देता है। बादल उजला दिखाई देता है। तो इस तरीके से इसको भी आप लिख सकते हैं। एक लाइन ये भी जोड़ सकते हैं कि बादल क्यों उजला दिखाई देता है। इट इज़ ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि बादल उजला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है ना। यहाँ पर देखें कि ये आपका लिखा हुआ है कि द सन लुक्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज, मतलब सूर्य के उगने या डूबने के समय लाल दिखाई देना। वो लाल क्यों दिखाई देता है? तो कहता है कि चाहे वो मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, तो अगर आप देखते होंगे तो उसमें क्या होता है, वो हॉरिजन के नज़दीक होता है, क्षितिज के नज़दीक होता है, जिसके कारण वहाँ से जो लाइट चलती है, प्रकाश चलती है, तो वो आप तक पहुँचने में उसे वायुमंडल से बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, जितना भी छोटा वेवलेंथ है उसको आपका एयर मॉलिक्यूल या डस्ट पार्टिकल क्या करता है, तो उसे 90 डिग्री पर स्कैटर्ड कर देती है, 90 डिग्री पर स्कैटर्ड कर देती है और लॉन्गर वेवलेंथ आप तक पहुंच जाती है, प्रेक्षक तक पहुंच जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जिसके कारण आपका सन जो है वो लाल नज़र आता है। तो वही हम लोग लिखे हैं, इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग व्हेन द सन इज नियर द होराइजन लाइट हैज़ टू ट्रेवल ए ग्रेटर डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर। द वायलेट एंड ब्लू लाइट्स आर स्कैटर्ड बाय डस्ट पार्टिकल्स एंड एयर मॉलिक्यूल at an angle about 90 degree. The sunlight becomes devoid of shorter wavelength and the longer wavelength of red color reaches to the observer. So sun appears red. कहता है सुबह या शाम में जब सूर्य क्षितिज के नज़दीक रहता है तो प्रकाश को वायुमंडल में ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। बैगनी और नीले रंग का प्रकाश धूल कण या हवा कण के द्वारा 90 डिग्री के कोण से प्रकीर्णित हो जाती है, मतलब कि जस्ट इस तरीके से आए, दिस इज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से प्रकीर्णित हो जाती है। अतः छोटे तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रेक्षक तक नहीं पहुंच पाती है और बड़े तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रेक्षक तक पहुंच जाती है और सूर्य लाल दिखाई देता है। चलिए, तो ये थे आपके एप्लीकेशन। तो मेनली यही एप्लीकेशन अपने सिलेबस में है और इसी एप्लीकेशन को आपको 2 से 4 बार रीडिंग दे देना है और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, इसे भी आप प्लीज़ राइट कर लें, प्लीज़ राइट। चलिए, ओके, तो ये कंप्लीट हो गया होगा आपका। तो चलिए इसे हम रब करते हैं, मिटाते हैं। चलिए, ओके, नेक्स्ट में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड है। चलिए, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन राइट करते हैं। कहता है फाइंड एंगुलर डिस्पर्शन, कि फाइंड एंगुलर डिस्पर्शन produced by thin prism, कि by a thin prism of 5 degree prism angle, 5 degree prism angle having refractive index of violet, कि violet and red color
1.6 एंड 1.5, मतलब 1.60 एंड 1.50। क्लियर? एक पतले प्रिज्म कौन? 5 डिग्री, 5 डिग्री से प्राप्त कोणीय वर्ण विक्षेपण ज्ञात करें जब बैगनी और लाल रंग प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 1.60 और 1.50 है, 1.50 है। क्लियर? आपको एंगुलर डिस्पर्शन निकालना है। और अगर यहाँ से देखें तो क्या क्या दिया हुआ है आपको? तो प्रिज्म एंगल 5 डिग्री। क्लियर? म्यू भी कितना दिया आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर। क्लियर? आपको थीटा निकालना है। थीटा इजकल टू क्या होता है कि दिस इज म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये आपका हो गया 1.60 1.50 इंटू 5 डिग्री। ये कितना आ जाएगा आपको? तो ये देखें, ये आपको आ रहा है 0.1, तो 0.1 इंटू 5 डिग्री, और ये आपको आ रहा है 0.5 डिग्री। और आप जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इट इज़ 60 मिनट। और ये आपको कितना निकल रहा है? तो 30 मिनट आंसर। क्लियर? तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, वेरी इजी। तो चलिए इसको देखें और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास, refractive index of flint glass for red and blue color, for red and blue color, blue color are 1.664 and 1.664। Calculate dispersive power, calculate dispersive power। क्लियर? कहता है फ्लिंट ग्लास के रेड और ब्लू कलर। कि चलिए फ्लिंट ग्लास के लाल और नीले रंग का अपवर्तनांक 1.664 और 1.664 है, 664 है। वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात करें। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात करें। क्लियर? तो ना यहां से देखें आप, चलिए इसको हम रब करते हैं, मिटाते हैं। क्लियर? तो देखिए यहां पर भी जो दिया हुआ है आप उसे लिखें। तो दो चीज आपको दिया हुआ है कि नीले और नीले, मतलब लाल का वेवलेंथ आपको दिया हुआ है,
सॉरी, ये आपको 644 है। क्लियर? तो ना देखें यहाँ पर, ये अब आपको दिया हुआ है म्यू आर, तो म्यू आर कितना दिया आपको 1.644, और आपको दिया हुआ है ब्लू कलर का, तो ब्लू कलर का आपको दिया है 664। लेकिन अगर आप फार्मूला को याद करें तो देखें ये आपका डिस्पर्सिव पावर, तो डिस्पर्सिव पावर बराबर क्या होता है आपका, अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप जानते होंगे फार्मूला क्या बन जाता है इसका, दिस इज म्यू भी, मतलब चलिए यहाँ पर हम लोग म्यू भी लेते हैं माइनस म्यू आर लेते हैं, बाय क्या होता है म्यू माइनस 1, बाय म्यू माइनस 1। क्लियर? तो बाय म्यू माइनस 1। ना यहाँ पर देखें म्यू क्या है आपका मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन आपको मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया नहीं है। तो मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको निकाल लेंगे, तो ये हो गया म्यू आर प्लस म्यू बी बाय 2। ऐसे ही हम लोग मीन निकालते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1.644 प्लस 1.664 बाय 2। चलिए दोनों को ऐड करें, तो ये हो गया 8 0 दिस इज 2 बाय 2। चलिए डिवाइड कर दें, तो दिस इज 1.1 फिर 0, इट इज़ 5 4। तो ये आपका मीन निकल गया, बाकी वैल्यू पुट करें आंसर आपको मिल जाएगी। तो ये हुआ म्यू बी कितना दिया आपको, तो 1.644 बाय 1.154 माइनस 1, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स 0.31 आएगा, अप्रॉक्स 0.31 आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसे सॉल्व करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं आपके लिए, कहता है इन ए सर्टेन स्पेक्ट्रम in a certain spectrum produced by a glass prism of dispersive power ये भी आपका 0.03 डिस्पर्सिव पावर। क्लियर? 0.031। It was found that mu r 1.645 and mu b, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू 1.665। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर। क्लियर? नाउ कहता है कि एक ग्लास प्रिज्म के द्वारा प्राप्त वर्णपट की क्षमता 0.031 है। यह पाया गया है कि म्यू आर
645 और म्यू बी 1.665 है, तो पीले रंग का अपवर्तनांक, चलिए पीले रंग का अपवर्तनांक क्या है, तो ये चलिए हम आपके लिए छोड़ देते हैं कि आप इसको सॉल्व करें। बहुत आराम इजी क्वेश्चंस है। ये कहता है कि एक आपका स्पेक्ट्रम है जिसका डिस्पर्सिव पावर दिया हुआ है 0.031, म्यू आर और म्यू बी का वैल्यू दिया हुआ है। येलो कलर का निकालना है, येलो कलर को हम मीन कलर लेते हैं, क्लियर। तो मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दें। कहता है एक ग्लास प्रिज्म deviates the red and blue rays through 10 degree and 12 degree. A second prism of equal angle, prism of equal angle deviates them through 8 degree and 12 degree. Find 10 degree. Find ratio of dispersive power. एक ग्लास प्रिज्म लाल और नीले किरण को 10 डिग्री और 12 डिग्री से विचलित करती है। कहता है एक दूसरा प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण समान है, वह लाल और नीले किरण को 8 डिग्री और 10 डिग्री से विचलित करती है। विक्षेपण क्षमता का अनुपात क्या है, क्लियर। तो चलिए हम आपके लिए हिंट करते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी प्रकाश के दो रंग की विचलन कोण के अंतर को, एंगल ऑफ डिविएशन के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपन कहते हैं, क्लियर। तो फिर उसी हिंट्स पे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं।
आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे और ये क्वेश्चंस आपसे बनेगा, और अगर नहीं बनता है तो बाय यूजिंग एनी सोर्स यू कैन आस्क, आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको ट्राई करें, कोशिश करें, पढ़ते रहें, खुश रहें, मन लगाकर पढ़ें, और अगर हम अपने लिए बात करें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।